तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी पूरे ज़ोर शोर के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड ने 2025 का जो मॉडल पेपर जारी किया है मैट्रिक यानी 10वीं का, उसका हम सॉल्यूशन यानी आंसर की लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको बता दें, यदि वीडियो पूरा कंप्लीटली अच्छी तरह से देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम देखने को ज़रूर मिलेगा हूबहू। ठीक है बच्चों, इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हो सके तो इसका हार्ड कॉपी आप निकाल पाते हैं तो हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा और आंसर में टिक उक लगा के अपना याद कर लीजिएगा। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो इस वीडियो को ही कई बार आप देख सकते हैं। वो ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप क्वेश्चन को रोका कर सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के लास्ट समय में भी इसको रिवाइज करके एग्ज़ाम देने आप ज़रूर जाइएगा। तो ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को बिना समय को गवाए हम जल्दी में सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं और इस ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है सभी क्वेश्चन के आंसर एकदम हम लेट आए हैं, इसलिए वीडियो लेकर, क्योंकि सभी क्वेश्चन पर हम रिसर्च किए हैं, सभी क्वेश्चन को देखे हैं, तब जा कर के हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन में है। और आप लोग क्या करिएगा ना, यदि आपको पता है, जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि आपको पता है इसका आंसर, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो भी आंसर है ABCD जो भी होगा कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए और अंतिम में ज़रूर बताइएगा कि टोटल आपको 80 में से कितना सही किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल आपको एग्जाम में 80 प्रश्न पूछा जाएगा MCQ यानी ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको बनाना रहेगा कोई 40 को क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। ठीक है, वो मार्कशीट पर। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक जितना आप तैयारी किए होंगे, कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर आप कर पाइएगा। इसी में पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन को देखते हैं, मॉडल पेपर के प्रश्न को। चलिए, और बाकी सब्जेक्ट का यदि वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो के लिंक में हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और एक प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे आपके लिए, कर दिए हुए हैं। आप जाइएगा, उसमें जो भी सब्जेक्ट आपको है अपना उस सब्जेक्ट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? देखिए, किसी प्रकाश स्रोत के सामने, जाहिर सी बात है प्रकाश के सामने, ये मतलब कोई चीज़ आप रख दीजिएगा सामने तो क्या होगा, छाया बनेगा। उसका क्या बन जाएगा? उसका छाया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, ये अनंत हो जाएगा बच्चों। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। इस तरह का प्रश्न के कई बार हम लोग देख चुके हैं ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1D 1 डायोप्टर। ठीक है, आगे बढ़िए। 4 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहता है? देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, क्या कह रहा, अपसारी लेंस पूछा है ना, तो अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस। वही अभिसारी लेंस आपको कहता है तो उत्तल लेंस होता है। ठीक, फिलहाल इस वीडियो में आपको इस प्रश्न में आप यहाँ मतलब इस क्वेश्चन में आपको कहा है अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अवतल लेंस को, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एग्जाम में यदि आपको अभिसारी लेंस पूछे तो उत्तर में आप टिक लगाइएगा, ना कि उत्तर में लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 5 का। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, मात्रक विहीन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा।
निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है? तो बच्चों हीरा का होता है, ठीक है, हीरा का। आपको बता दें कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस बिहारी मैथ्स वाला चैनल को, तो अभी जाइए जरूर मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। और आगे भी आप 12th में भी जाएंगे तो उसमें भी आपको काम देगा, इस चैनल पर पढ़ाया जाता है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कम से कम तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ हम बनाते हैं। और लाइक नहीं करिएगा तो अच्छा नहीं लगता है, फिर आगे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे आगे भी आपको हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए वही कह दिया, एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों 9 नंबर प्रश्न में है, 9 नंबर प्रश्न में है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये प्रकीर्ण का है, के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे भी अच्छी तरह से याद रखेंगे आप। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न में है, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो ये आपको रेटिना में होती है बच्चों, रेटिना, बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यदि आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो वीडियो को स्लो करिएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। आप क्या करें, वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं। अंतिम में जरूर ही हमको बताइएगा कि आपको पहले से कितना पता था, ठीक, यानी तो कितना आप सही किए हैं। 12 नंबर प्रश्न में है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? देखिए दूरदृष्टि दोष कहा है यहाँ पर, गौर से क्वेश्चन को देखिए। दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस। और वही निकट पूछता है तो आपका अवतल लेंस में टिक लगाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन लेंस की आवश्यकता होगी? तो उत्तल लेंस की, ठीक। और निकट के लिए अवतल लेंस, याद रखेंगे। फिलहाल 12 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो बच्चों इसका सी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड, यानी 1/16 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? देखिए वाट के बराबर पूछा है, कौन सा मात्रा वाट के बराबर होता है? तो बच्चों जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी जूल प्रति सेकेंड, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है बच्चों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न में है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है बच्चों, कि क्या होता है? वाट होता है। आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरह से याद रखेंगे आपको, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, दाएं हाथ से अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये फ्लेमिंग होगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न में, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों? उसमें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा? सी।
आगे बढ़ते हैं। 1 MA बराबर है बच्चों, इसको अच्छी तरह से, ये भी बहुत VBI प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁶A। ठीक है, ए इसका, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, मान बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो ये आपको श्रेणी क्रम होगा। क्या होगा? श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, R बराबर R1 जोड़ R2। ठीक, अब वही समांतर पूछता तो 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1 प्लस 1/R2। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। 3 भी होगा, जितना उसमें दिया रहता है उस हिसाब से। चलिए, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में कह रहा था प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रुकना सही नहीं होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे में। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो ये नाइक्रोम होगा। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। 22 का C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। ठीक है, सबको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टाइम चल रहा है, ये सभी नहीं पता होगा तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए हम जानते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो अब हम ये लेकर चलते हैं कि आपको ऑलरेडी पता ही रहता है, इसलिए हम वहाँ पर रुकते नहीं हैं। चलिए, 24 नंबर प्रश्न में है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? देखिए, जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, सभी। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, लिखा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? देखिए, टिहरी बांध पूछ रहा है। टिहरी बांध भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न में है कि खिलौना में किस तेल का उपयोग होता है? खिलौना में किस तेल का उपयोग होता है? यदि पता है तो आंसर बताइए। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? विच सेल इज यूज्ड इन टॉयज, है ना? इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी, सूखा सेल। क्या हो जाएगा? सूखा से, ड्राई सेल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा बच्चों, हाइड्रोजन, सी। ठीक है, आगे बढ़िए। 29वें प्रश्न में है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO+C, Zn+C हो। कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन अपचयित हो रहा है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में है जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो ये H2, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन सी चूना जल को दूषित कर देते हैं? देखिए, चूना जल को दूषित कर देता है, ये हो जाएगा CO2, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना? देखिए, बुझा हुआ चूना पूछ रहा है आपसे, बुझा हुआ, तो ये होगा सी, CaOH2।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे गौर करिएगा, 32 का सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में है 33 नंबर में कि दंत मंजन प्राय होते हैं। तो बच्चों दंत मंजन क्षारीय होता है। दंत मंजन क्या होता है? क्षारीय, सी हो जाएगा। अगला है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, सबको याद होना चाहिए पहले से, जहाँ तक हमें पता है ना, सभी को आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है आप लोग को। जाइए कमेंट बॉक्स में जाइए, 34 का आंसर ABCD क्या है बताइए हमें, थोड़ा सा आपको हम टाइम दे रहे हैं। 34 नंबर प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल, ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच का मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच का मान बच्चों 10.5 होता है, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न में आइए। जास्ता का अयस्क है, जास्ता जो है, जास्ता का अयस्क क्या है? तो जास्ता का अयस्क बच्चों जिंक ब्लेड हो जाएगा, जिंक ब्लेड। ठीक है, ब्लेंड। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर में, अधातु जो सिर्फ अम्लराज में घोलित है वह है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घोलित है बच्चों, सी हो जाएगा, एयू। ओके, आगे बढ़ते हैं निम्न में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? देखिए आयनिक यौगिक नहीं है तो ये HCN होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न में, हीलियम गैस है बच्चों अक्रिय। हीलियम गैस क्या है? अक्रिय है। ठीक है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। देखिए आपको हम ये इसका भी बता रहे हैं, चाहिए कमेंट बॉक्स में, ये बहुत आसान प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। 40 का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बच्चों क्या है? तो हीरा। क्या है? हीरा। 40 का डी है आंसर, राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेंजीन का अनुसूत्र पूछ रहा है, बेंजीन का अनुसूत्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। बताइए, बहुत ही VVIP प्रश्न है, आता ही आता है। तो बेंजीन का जो अनुसूत्र है बच्चों, डी हो जाएगा C6H6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर एक आबंध, एक आबंध हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर में, चूना जल का रासायनिक नाम। देखिए चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न में, चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, होगा ही। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ये हो जाएगा C2H4 यानी 4, C2H4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में है कि मैंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? देखिए मैंडलीफ चाचा है ना, तो ये भी आपको पता होगा, मैंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाए थे? तो ये परमाणु संख्या द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों 47 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? तो ये Mg हो जाएगा बच्चों, Mg। हम चाह रहे हैं कि 20 मिनट के अंदर आपको सभी का आंसर बता कर निकल जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा लग रहा है। चलिए 48 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? हेलोजन समूह का सदस्य है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? बच्चों सी हो जाएगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक है, आगे बढ़िए 49वां प्रश्न में, जिंक की परमाणु संख्या। वाओ कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जिंक की परमाणु संख्या पूछ रहा है आपसे।
कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका 49 का, थोड़ा सा समय दिए हम आपको। जिंक की परमाणु संख्या बच्चों क्या होती है? 30। जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है, डी हो जाएगा। 50 नंबर में देख लिया, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होती है? देखिए विद्युत ऋणात्मक आपसे पूछा तो अधातु, और वही धनात्मक पूछता तो धातु। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होती है बच्चों? तो ये अधातु। वही आपसे पूछता धनात्मक कौन होता है, तो आप धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? देखिए राजस्थान के किस ग्राम में, कितना डीप में जाके आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा खेजरी, खेजरी। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? देखिए पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है किसके कारण? बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। यही तो मेन कारण है ना। 52 का बी हो जाएगा। ठीक है, 53 में आइए। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी। बच्चों सभी हो जाएगा डी। 53 का क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न में है 54। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो बच्चों सिलिकॉन का उपयोग होता है। सौर सेल में हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? देखिए बायोगैस, बायोगैस CH4 मीथेन, बायोगैस क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर 55 का हो जाएगा। 56 में आते हैं। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है बच्चों? तो इनामेल इसको बोलते हैं, इनामेल। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर 56 का। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न में देखते हैं। जठर ग्रंथि पूछ रहा है, जठर ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। सी हो जाएगा राइट आंसर। 58 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में सहायक होता है बच्चों लाइपेज, माल्टेज, टाइलिन, लैक्टेज। वसा के पाचन में सहायक होता है बच्चों। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डॉट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बी लेकर चलते हैं ना। बाकी इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा में डॉट है। फिलहाल देखिए आपको पता है कि 80 में से आपको 40 को बनाना है ना। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी डॉट लगे तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाइएगा। और आपको इसको छोड़ के यदि 40 को पूर जा रहा है तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, डॉट वाला प्रश्न को छोड़ ही दीजिएगा, है ना। जब नहीं बने ना 40, जब नहीं पूरे ना आपको, तब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 59 नंबर प्रश्न में है बच्चों, एक बार और देखने दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन बच्चों लाइपेज होगा। ये 110% सही है, लाइपेज हो जाएगा सही। ठीक है, वसा के पाचन में पूछ रहा है, लाइपेज ही होगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। अब आगे बढ़ते हैं। पित्त रस का रंग होता है, देखिए पित्त रस का रंग होता है, ये हरा में आप टिक लगा सकते हैं। पित्त रस का जो रंग होता है हरा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर में पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है। तो 60 का तना में, पत्तियों में, जड़ में, सभी। डी हो जाएगा राइट आंसर 60 का। ठीक है, आगे बढ़िए। 61 नंबर, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इससे दूर रहता है रुक रात को, देखते नहीं हम। आगे बढ़ते हैं।
किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है बच्चों? तो 2 होता है। बी ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 में सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप होता है। देखिए नॉर्मल पूछ रहा है यहाँ पे आपको, तो नॉर्मल जो बात करिएगा तो उसके लिए आप 80 लगा सकते हैं। 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80। सामान्य पूछ रहा है तो इसलिए 80 होगा। अधिकतम पूछता तो आगे होता है 120 हो सकता है। चलिए 64 में है बच्चों, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर पत्ती में हो जाएगा। पत्ती में बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इनमें से सभी मत लगा दीजिएगा, पत्ती होगा। आगे बढ़ते हैं। 65 में है, अस्थित क्या है? पूछ रहा है व्हाट इज बोन। बोन क्या है? तो बच्चों बोन जो है ये आपको उत्तक हो जाएगा, टिश्यू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 66 प्रश्न में है, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो सी का राइट आंसर होगा क्षार में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 में है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन सी होगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न में है 68 नंबर में, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो टेनिन होगा, रेजिन होगा, गोंद होगा। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, डी। आगे बढ़िए। 69 नंबर प्रश्न में है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र बच्चों सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम है, क्या है? सेरिब्रम। 70 में देख लीजिए। प्रश्न 70 में है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का, इसका हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय द्वारा। अगला बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न में है कि स्वपरागकण निम्न में किस पौधे में होता है? एक लिंगिक, उभयलिंगिक। एक लिंगिक, उभयलिंगिक। बच्चों यहाँ तो हम 70% कर सकते हैं कि सही ये होगा ही, बाकी इसमें थोड़ा सा डॉट है। फिलहाल आप सी लगा कर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सी होगा। ये भी दोनों यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। आपको हम काहे भ्रम में रखें, क्यों रखें? आप लोग इस क्वेश्चन पर थोड़ा हो सकता है तो रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। ये हम 100% कर सकते, इसमें थोड़ा सा डॉट रहता है। 100%, 70 नहीं, 100 है, ये सही है। इसमें थोड़ा एक लिंगिक में डॉट है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा, है ना। मेरे अकॉर्डिंग भी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर में है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? केवल पुरुष में बोल रहा है ना, तो इसका राइट आंसर शुक्रवाहिका होगा। शुक्रवाहिका, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 75 नंबर प्रश्न में है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता का जो फादर जी है, यानी पिता किसको कहेंगे हम लोग, कहा जाता है इसको, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। बी होगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है। अगला सेट में भी हम दिए हुए हैं। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? बच्चों
मेंडर किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। 77 नंबर में इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? 77 का इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो ये जगत होगा बच्चों, जगत। क्या हो जाएगा? जगत। 78 है, 78 में सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, जीवाणु है, कवक भी है, ये भी दोनों बच्चों डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। 79 नंबर प्रश्न में है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, बच्चों मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता बी हो जाएगा राइट आंसर। मांसाहारी को क्या कहा जाता है? द्वितीय उपभोक्ता। 80 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 10%, 10%, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को आपको हम मतलब आप लोगों को डॉट में रख दिए हैं, उसको छोड़ के बाकी आप बताइए कि इस मतलब टोटल आपने कितना सही किया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर 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 बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए फिर कह रहे हैं कि अभी तक बाकी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं, उसका लिंक डाल दिए हैं, तो उसे भी आप जाके ज़रूर देख लीजिए सभी वीडियो को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर बच्चों।